हमारे साथ नारायण सिंह राव जी हैं हमारे साथ यहाँ पे इस स्टूडियो में। नारायण हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से अपनी इस जर्नी को उन्होंने शुरू किया और इंजीनियरिंग कॉलेज IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट डिग्री और फिर बहुत सारे संस्थाओं के साथ इन्होंने काम किया। आज GT लॉ के इस सेशन में हम उनसे बातचीत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए हमारे साथ। आप जैसे हमारे इस इनिशिएटिव के जो लिसनर हैं वो यंग जनरेशन है, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग हैं और प्रोफेशनल भी हैं। आप अपनी जर्नी से थोड़ा सा हमारे जो लिसनर्स को बताएं, शुरुआत से बताएं, अपने परिवार के बारे में भी बताएं, जन्म, परिवार, स्कूल, कॉलेज और फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में हम सब लोग को अपनी बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद अनुराग। मतलब आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज आपने मुझे इस मंच पर मौका दिया। और थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि इस मंच पर कौन कौन लोग आए हैं, और उसके बाद मुझे थोड़ा और ऐसा गर्व सा अनुभव हो रहा है कि मुझे भी आपने इस काबिल समझा। आपने कहा कि जर्नी की बात की। मेरा जन्म उदयपुर राजस्थान का है और राजस्थान में भी वो धरती जहाँ से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी से महज 35 किलोमीटर दूर। और महाराणा प्रताप का जहाँ राज तिलक हुआ था वो टाउन गोगुंदा, उसको राजधानी भी कहते थे उस समय महाराणा प्रताप की, गोगुंदा, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो उदयपुर से कुछ 50 किलोमीटर दूर की दूरी पर एक गांव है। तो मेरे पिताजी अभी लगभग 80 वर्ष के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, इंग्लिश के टीचर थे, है मतलब अभी भी। माताजी मेरी अभी नहीं है लेकिन स्वर्गवासी माताजी, पिताजी और हम 6 भाई बहन हुआ करते थे, दादा दादी, ये मिला के हम लोग 10 लोग करीब हम लोग एक जगह रहते थे। और जो जगह थी, लगभग कुछ समय के लिए हम ऐसे कालखंड में ऐसी जगह पर भी रहे जो बिल्कुल छोटा सा एक 18 बाई 20 का एक कमरा कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ गाय भैंसें बनती थी और एक तरफ हम लोग सोते थे। एक चूल्हा था कॉर्नर में, उस चूल्हे के चारों तरफ सोते थे। तो वो छोटा सा कालखंड था, वो परिस्थितियों की वजह से ऐसा रहा। हम लोग वहाँ बचपन में पहली, दूसरी, तीसरी तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद पिताजी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में थे तो उनको लगा कि मैं अपने हर बच्चे को अच्छा ऑफिसर, अच्छी पोजीशन पर पहुंचाऊंगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो ये उनके मन की इच्छा थी। तो ये उन्हीं की सोच का परिणाम है कि हम लोग कुछ पढ़ लिख पाए। जब 3rd में था तो मैं उदयपुर में आ गया। उदयपुर में एक स्कूल में दाखिला हुआ और उसके बाद विद्या निकेतन करके एक संस्थान है, विद्या भारती से संबंध, तो उस संस्थान में मेरा पढ़ाई लिखाई हुई। तो 10th तक का स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था वो उदयपुर में, लेकिन एक नॉमिनल फीस, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे फीस होती है वैसी फीस थी। और कुछ जान पहचान भी थी, तो हम सारे भाई वहाँ पढ़ते थे, तो एक दो जने उसमें फ्री में भी पढ़ लेते थे, मतलब माफ़ कर देते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ करता। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद में 10th में मेरा अच्छा परिणाम था, अच्छा रिजल्ट रहा और अच्छे प्रतिशत मेरे आए थे। तो इस वजह से मुझे फिर साइंस में रुचि थी मेरी, साइंस मैथ्स लिया मैंने। और एक सरकारी स्कूल था उस समय सरकारी स्कूल बहुत अच्छे स्तर के हुआ करते थे। और जो सरकारी स्कूल था वो उदयपुर का नंबर 1 स्कूल भी हुआ करता था। और नंबर 1 ना भी कहें तो टॉप 5 में अगर लिस्ट बनाए तो उसमें पक्का आता था। और वहाँ एडमिशन के लिए भी मतलब रिकमेंडेशंस वगैरह लिखने पड़ते थे। 50-100 रुपए की फीस हुआ करती थी। और पिताजी मेरे उस समय वहाँ पर पढ़ाते भी थे, कुछ वर्ष तक पढ़ाया भी था। तो 11th में हमने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, 11th-12th। लेकिन 10th तक मुझे IIT या JEE या इस तरह का कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। 11th-12th करी हम लोगों ने, और अच्छा एक सर्कल था हमारा, फ्रेंड्स सब कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, अच्छा पढ़ने वाले थे। तो एक मित्र ने कहा कि अब क्या करेगा, ऐसे कुछ बात चली कि अब आगे क्या करेंगे। तो उनके पिताजी ऐसा बात कि मैं तो अपने बेटे को, मतलब मेरा फ्रेंड था उसको, कि मैं इसको कोटा भेजूंगा। यार कोटा में क्या होता है? तो उन्होंने वहाँ पर ये PET की तैयारी करेगा, तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट राजस्थान लेवल पे। तो उस समय पर हर स्टेट के अपने इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ, PET CET सब अलग अलग नाम होंगे। तो लेकिन स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे जिसमें स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन होता था। फिर पता चला मुझे कि वहाँ पर कोटा ऐसी जगह है, थोड़ा और
जानकारी ली कि वहाँ पर आईआईटी नाम की भी चीज़ होती है, पीईटी पता चला तो आईआईटी का भी पता चला, और ऐसा ऐसा सा एडमिशन होता है उसमें। तो फिर मेरे मन में लक्ष्य हुआ, मेरे और ये पता चला कि यार बहुत कठिन परीक्षा होती है, और मेरे मन में शुरू से ऐसी चीज़ थी कि जो चीज़ कठिन है वो करनी है, बचपन से ही। एक उदाहरण देता हूँ, गांव में हम थे तो गांव वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े उनके तने हुआ करते थे, स्टेम हुआ करती थी, उस पर कोई नहीं चढ़ पाता था। हम सिर्फ पूरे गांव में 2 बच्चे थे, मैं और एक मेरा मित्र, वो उन जगहों पर जाके आम तोड़ के लाना, या ऐसी दुर्गम चीजें करना, किसी पहाड़ पे जाना तो पहाड़ की भी सबसे ऊंची चोटी पर जाना, तालाब में जाना तो तालाब में भी सबसे गहराई वाले एंड पे जाना, ये सब काम बचपन में करते थे। वहां पर गाँव में और दूसरा, मधुमक्खी के छत्ते तोड़ते थे हम लोग मधुमक्खी शहद निकालते थे, तो वो सब डरते थे बच्चे। वहां पर भी हम दोनों मित्र थे जो आगे बढ़ के धुआं लगा के, माचिस लगा के, ऐसे हम लोग छत्ते तोड़ते थे। एक तरह से बचपन में ही इस तरह का चीज था कि जो चीज टफ है, जो मुश्किल, अगर कोई बोले यार ये मुश्किल है तुझसे नहीं होगा, तो वो मेरे लिए लक्ष्य बन जाता था। तो मेरा जीवन का लगभग आधार यही बना, जो चीज मुश्किल है वो करना। तो जब ये पता चला कि आईआईटी बहुत मुश्किल है, नहीं होती है, बहुत कम लोग हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने अपने 11th-12th में ही अपने उस कॉपी के टॉप राइट एंड पे आईआईटी केपीआर, मुझे पता ना, कानपुर मुझे लगा उस समय टॉप पे होती थी, तो आईआईटी केपीआर हर कॉपी के टॉप एंड पे मैं लिखना शुरू कर दिया मैंने। 11th-12th के बाद में क्या किया, 12th में मैंने एग्जाम दिया पीईटी का, आईआईटी का तो नहीं दिया। उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, उसमें मतलब सीरियसनेस नहीं लिया था। मुझे लगा कि अगर थोड़ी मैं और मेहनत करता और इसको शुरू से लेके चलता तो शायद मैं इसी अटेम्प्ट में निकाल लेता। तो उससे भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जो फिर पिताजी से कहा कि मैं कोटा जाऊंगा, तो किया। तो पहले अटेम्प्ट में हो नहीं पाया, उसमें प्री तो 2 तरह के एग्जाम होते थे, प्री और फाइनल। तो प्री में तो निकाल लिया था, लेकिन फाइनल में नहीं हो पाया। अच्छा, स्टेट वाली में मेरा 700-800 के आसपास रैंक आ गई थी, और उसके आधार पर मैं स्टेट के किसी अच्छे कॉलेज में जा सकता था, लेकिन वो कीड़ा फिर वही था कि यार यहाँ मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरा उसका क्या होगा, तो कीड़ा मारने नहीं। हाँ, कीड़ा दो। फिर पिताजी के पास गया, और उस समय किसी 30,000 रुपए की फीस हुआ करती थी उस समय, 30-35,000 रुपए महंगी थी उस समय के हिसाब से। हाँ, उस समय 30,000 रुपए की फीस प्लस 25-30,000 का खर्चा रहने का, तो 60-70,000, यानी उस समय सैलरी 10,000-8,000 थी, तो आप सोचो कि 60,000 मतलब 6 महीने की सैलरी हो गई। तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। लेकिन फिर भी पिताजी मेरे, उनके मन में भी सपना था, उनके अंदर भी था कि अगर कोई टैलेंट बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा मैं ले आऊंगा कहीं से। तो उन्होंने फिर पैसे दिया। फिर दूसरी बार करियर पॉइंट ने ही ऑफर दिया कि यार जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए डिस्काउंटेड था। तो उनको भी यही होता है कि यार कोई तैयारी कर रहा है, 1 साल चला गया है, तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने 50% डिस्काउंट भी दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार खर्चा भी कम होगा। फिर वहां से दूसरी बार दिया। उस समय संयोग से उस समय रुड़की का अलग एग्जाम होता था, REE रुड़की एंट्रेंस एग्जाम, और बड़ा प्रीमियर एग्जाम हुआ करता था, बड़ा टफ मानते थे उसको। मतलब आईआईटी में एक बार को हो जाता था लोगों का, उसमें होना और मुश्किल। वो एग्जाम और आईआईटी का दोनों को दिया, दोनों में हो गया, और रुड़की में संयोग से अच्छी रैंक मेरी आई आईआईटी से भी, तो फिर रुड़की में चले गए। तो ये तो आईआईटी का, तो ये तो मेरे उस समय पढ़ाई का हुआ। फिर उसके बाद कोटा चले गए, आईआईटी में रुड़की में एडमिशन हो गया, और उसके बाद हमने 4 साल, जो मैं कह रहा था कि लिथार्जी सी थोड़ी आ गई थी, और रिलैक्स हो गए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन पास होते गए, और किसी तरह से नौकरी वोकरी ली, एक्सेंचर में जॉब लग गई। रुड़की के तो कई सारे किस्से हैं। हम लोग, मैं और मेरा एक फ्रेंड विकास हुआ करता था, सिविल मेटलर्जी में था वो, और हम दोनों रूममेट हो गए। मेरा जो नेचर था थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का था, मैं उस समय ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, अपने लक्ष्य पे ही फोकस था, तो ज़्यादा ऐसे कम्युनिकेशन या नेटवर्क, इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं था। तो मैंने रूम जो लिया राजेंद्र अपना भवन में, राजेंद्र भवन है, वो भी बिल्कुल लास्ट का, राजेंद्र भवन में 2nd फ्लोर पे भी S67 मतलब उसके बाद कोई रहता नहीं था, लास्ट रूम। हाँ, मतलब तो, और हम दोनों एक जैसे हो गए। अब हम रात को 4-5 बजे तक कैरम खेल रहे हैं, बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और खूब मजे कर रहे हैं। तो ऐसा लगे जो पिछले 17-18 सालों में नहीं किया वो सारा अभी कर लो, जो फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में सारा कर लिया। और इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी, मतलब जब 12th तक था तो मुझे लगता था कि मेरे पापा इंग्लिश के टीचर, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मेरे को ठीक ठाक लगता था। लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे लगा यार मेरी ठीक ठाक इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है।
अब मैं तो इस समुद्र का पार्ट हो गया हूँ जहाँ तो हर कोई बहुत अच्छा है इंग्लिश में, सब इंग्लिश मीडियम से आए हैं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को जो इंग्लिश थी वो मैंने हिंदी में ही पढ़ी थी, लेकिन ग्रामर अच्छी थी, तो उससे मुझको समझने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बोलना नहीं आता था। तो वो वहाँ से फिर मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर लाता था और उसको 4-4, 5-5 घंटे तक समर्स में, समर वेकेशंस में उसको अच्छे से पढ़ता था। तो मैंने एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में डेवलप करी, जो नहीं थी, मिसिंग थी, वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं नहीं, तो हम लोग आईटी वाले फेज में हैं और उसके आगे हम करियर में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईआईटी में जैसे रिलैक्स हो गए, तो जिस तरह की जॉब लगनी चाहिए थी वैसी नहीं लगी। ठीक है, उसका भी बड़ा अच्छा वाकया है कि मेरी जॉब लग गई थी लगभग अक्टूबर नवंबर में। साल भर चलते थे प्लेसमेंट, तो लगभग सितंबर दिवाली से पहले हाँ जॉब लग गई थी। और उस समय एवरेज पैकेज जो है ना 2.5 लाख 3 लाख ऐसे ही हुआ करता था, और किसी की 5-7 लाख की लग गई तो वो तो प्रीमियम जॉब है। और लोवेस्ट 2 लाख आसपास इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये 2 लाख 1.5 लाख भी होते थे, तो ये सैलरी लगती थी। मेरी 3 लाख की नौकरी लग गई थी, क्वार्क करके कंपनी थी। मैं क्वार्क मीडिया, अच्छा, ठीक, पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर बनाती थी, चंडीगढ़ में जॉब थी। मैं चलो ठीक है, ये भी काम भी खत्म हुआ, अब अपने को कुछ माइलस्टोन अचीव, यहाँ आ गए, जॉब लग गई। अब ये आप कुछ टेंशन नहीं है कि और जॉब लें या और किसी कंपनी में बैठे हैं, तो सब समाप्त हुआ क्या। उसके बाद लग गई जॉब, ऑफर लेटर भी आ गया, और हम लोग जो नवंबर में छुट्टियां होती हैं दिवाली के बाद की, उसमें घर से वापस आया तो एक मेल आया हुआ था। अच्छा, मतलब ये स्टोरी बहुत लोगों को नहीं पता है। मेल आया हुआ था क्वार्क से कि वी आर अनेबल टू ऑनर दिस ऑफर लेटर, या आप तो जॉबलेस हो गए। अब मुश्किल से 1.5 महीना बचा था, अब क्या किया जाए। कैंपस में लगभग पूरा हो चुका है, मतलब वो इक्का दुक्का कुछ 2-4 कंपनियां, अब कहीं कोई दूसरी तरह की कंपनी आ रही है, कोई जो हमारे रिलेवेंट भी नहीं है। अब किस्मत से कहिए कि सेकंड लास्ट डे कैंपस के, यानी कि समझ लो कि 30 मई को अगर खत्म होना था, तो 28 मई को एक्सेंचर दूसरी बार आई। अच्छा, सेकंड राउंड में, मतलब हो सकता है एक्सेंचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा, दूसरी बार आई। और उसी टाइम एक कंपनी और आई थी, दूसरी बार हम उसमें बैठे, उनको ज्यादा जरूरत थी, तो बचे कुछ लोगों को वो ले गए, उसमें से एक हम थे। तो आप समझो कि सेकंड लास्ट डे, मतलब किस्मत धोखा देते देते फिर वापस चलता और जॉब लग गई। अब वो कितने की लगी, क्या लगी, ये अलग विषय है। तो फिर प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं थोड़ा। तो एक्सेंचर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉर्मल जॉब था, बेंगलोर चले गए, 1-1.5 साल काम किया वहाँ। मतलब ये शुरुआती हुआ करियर का, और 5-6 महीने ही बीते थे, मेरे सबसे बड़े भाई साहब एक्सपायर हो गए। अब ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे टफ, मतलब शॉकिंग न्यूज़ था। मतलब मेरे लिए जॉब चला जाना आ जाना ये भी नहीं था, उससे पहले भी कई घटनाएं घटी। वो बहुत भयानक हादसा था। उसने वो टर्निंग पॉइंट भी था जीवन में, क्योंकि सबसे बड़े भाई साहब थे और वो जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे। और उस समय क्या हुआ कि वो बड़े भाई साहब थे, और फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरह से वो एक फादर फिगर थे। तो उनका भी मेरे लाइफ पर बहुत बड़ा असर था। और वो सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सब लोग मतलब गांव में सब लोग जानते, गांव में क्या आसपास के पूरे टाउन में उनका एक नाम था कि हाँ ये अच्छे व्यक्ति हैं, और सोसाइटी में भी जिसको भी मदद की जरूरत पड़ती थी मदद करते थे, नॉन फेस थे, फिगर थे। तो वो आई लॉस्ट हिम। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी ब्रदर भी स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं एक जॉब में था, तो मेरे पर समझ लो कि जिम्मेदारियां आ गई, या मैंने ले ली। मुझे लगा कि यार अब इस समय अब परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है। उस समय फिर मैं एक्सेंचर में था, तो मैं ये कह रहा था डेथ हो गई, तो मुझे फिर, मैं बेंगलोर से बहुत दूर पड़ता था उस समय, इतना कनेक्टिविटी नहीं था, ट्रेन 1-1.5-2 घंटे लगते थे, 6 महीने पहले टिकट कराने होते थे, फ्लाइट्स महंगी हुआ करती थी, और डायरेक्ट भी नहीं थी, दिल्ली आओ फिर वहाँ जाओ। तो फिर मैं दिल्ली एनसीआर आ गया। अच्छा, जॉब चेंज करके ई-वैल्यू सर्व करके गुड़गांव, उसमें आ गया मैं। उसमें आके फिर मेरा करियर फिर ट्रांजिशन हो गया। पहला जो ट्रांजिशन है आईटी से, वो आईपी में हो गया। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, रिसर्च, इसके अराउंड काम था। फिर उसी एरिया में मैं अगले 6-7 साल रहा। ई-वैल्यू सर्व से एक और कंपनी सीपीए ग्लोबल, आज की डेट में क्लैरीवेट के नाम से है, उसमें 6-7 साल काम किया 2014 तक। उसमें मेरी ये कम्युनिकेशन स्किल्स इन ई-वैल्यू सर्व और सीपीए ग्लोबल, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी और डेवलप हुई। अच्छा, क्योंकि रिसर्च में थे, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती थी, प्रेजेंट करना पड़ता था, क्लाइंट से बात करनी थी। यहाँ आके फिर मुझे और
रियलाइज हुआ। पहला रियलाइजेशन कॉलेज में हुआ कि यार आप खाली ग्रामर होने से आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ जब आया तो अंग्रेजों से बात करनी पड़ती थी। अब आपको समझ ही ना आए कुछ कि यार वो क्या बोल रहे हैं। अभी आपने बड़ी मुश्किल से मूवीज देखे ना सीखा और अब उनकी बात समझ में नहीं आए, तो अब तो यहाँ फिर मैंने और सीरियसली फिर उसको लिया। यानी कि अब जॉब लगे 3-4 साल हो गए थे 2007-8 में, तब रियलाइज हुआ कि नहीं अभी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब 2-3 सीढ़ी ही चढ़ा हूँ मैं, अभी बहुत दूर है जर्नी। राइट। तो वहाँ फिर मैंने लगातार फिर मूवीज देखना और फिर और वापस रीस्टार्ट किया उसको। यार अब सिर्फ स्पोकन पे और लिसनिंग पे ध्यान देना है। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब एक तो चलिए ग्रामर पार्ट हो गया, फिर जैसे मतलब हाउ यू स्पीक वाला कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट जो कंटेंट रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ रियलाइज हुआ यार अगर मेरे को ग्रो करना है और मेरे क्लाइंट कॉल हैंडल करनी है, आप काम एक जैसा करते रहोगे बैठ के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह और तो काम चलेगा नहीं। मेरे को ये भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो फिर वहां से रिक्वायरमेंट्स तो ये क्लाइंट का रोज रोज कॉल है, अमेरिका वाला भी बात कर रहा है, ब्रिटेन वाला ग्लोबल से आपका जो कम्युनिकेशन पे फोकस जो है और बढ़ गया। ठीक है। और सीरियसनेस आ गई उसमें कि यार नहीं यार अभी भी मतलब रियलाइजेशन हुआ यार अभी भी हम अभी वहां नहीं है जहां मैं होना चाहिए। ठीक बात है। और आज भी अगर मैं कहूंगा तो आज भी मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए। हमें तो खैर कंटिन्यूअस तो कम्युनिकेशन जो है आप बोल रहे हैं कि ना केवल प्रोफेशनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है बल्कि पर्सनल लाइफ में मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदगी की आधी जंग आप जीत जाएंगे आपने अगर अपने कम्युनिकेशन को, और इतने इतने फैसेट्स है मैंने बताया। पढ़ना एक फैसेट है, बोलना दूसरा फैसेट है, एक्सप्रेशन तीसरा फैसेट है, फिर ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनको समझना और उसके आधार पर आप कम्युनिकेट करना। आप टीम में काम कर रहे हो, टीम को कुछ कहना है, किसी को काम बताना है, आप मेल लिख रहे हो उसमें क्या शब्द यूज कर रहे हो क्या नहीं यूज कर रहे हो, आप मौखिक रूप से किसी को बता रहे हैं तो किस तरह से बता रहे हैं। एक तरीका हो सकता है जहां आपके बच्चे आपके जो कलीग्स हैं दौड़ के काम करेंगे, एक जगह हाँ ठीक है करते हैं, दोनों में अलग बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क कर तो लेगा वो, लेकिन उसमें उसको रस नहीं आएगा। हाँ मतलब जो लोग मेरे ख्याल से आपने वॉलंटरी इस चीज को करने में जिसको मतलब हैप्पीनेस महसूस हो रही हो या जो खुशी से कर रहा हो, वो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स या फीलिंग देता है। जिसको लगता है कि दिस इज जस्ट अ वर्क या जॉब है, वो एक अलग तरीके का आपको रिस्पॉन्स या फीलिंग देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक है। एक्सेंचर से छोड़ने के बाद, एक्सेंचर से छोड़ा, हाँ, जब इधर एनसीआर शिफ्ट हुए छोड़ते ही हाँ, तो फिर उधर एनसीआर में आते ही तो एक जो अच्छी चीज यहाँ पे आई, यहाँ पर बहुत सारे मित्र ऐसे मिले मेरे, कपिल कंसल वगैरह इस तरह के, जो बहुत पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, मतलब नॉर्मल नॉवेल्स वगैरह। और मेरी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी इस तरह की चीजें। मतलब अपन ने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बस इसी पे फोकस था। या ज्यादातर छोटी छोटी बाल हंस टाइप चंपक वगैरह पढ़ ली, मतलब कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है, इसके लिए पढ़ने के बिल्ड नहीं, तो पढ़ना अपने आप में मैंने वहां से बिल्ड किया। और सबसे पहली बुक मैंने उठाई इतनी बड़ी, मेरा एक दोस्त पढ़ रहा था, वो आयन रैंड की द फाउंटेन हेड, इतनी बड़ी बुक आर्किटेक्ट्स के लिए। हाँ, आर्किटेक्ट्स के लिए, यू विल नो। और इतनी ब्यूटीफुल बुक है, मुझे आज भी याद है, जबकि एक ही बार पढ़ी मैंने। और वो बड़ा, मैंने पहली बुक ही इतनी बड़ी उठाई, मतलब इतनी बड़ी, लिटरली इतनी बड़ी। और वो मैंने 6 महीने लगे मुझे पढ़ने। आर्किटेक्चर में तो ये बुक जो है बाइबल की तरह लोग बाइबल की तरह पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे को क्योंकि वो पढ़ रहा था दोस्त, तो उसने कहा बहुत अच्छी बुक है, उसने कहा पढ़ ले। मैंने लेना शुरू, ली उसी से ली शायद, या खरीद कर आया, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी और मेरे को 6 से 8 महीने मैंने उसको पढ़ने में लगाया। मेरी एक सिटिंग में नहीं, कुछ लोग तो ऐसे थे कि हफ्ते भर में भी निपटा सकते हैं उसको, इतने वो वॉरेशियस रीडर थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए तो हैबिट ही बिल्ड कर रहा था मैं तो। अभी प्राइमरी 101 वाला था। बुक की जो 1000 पेज की थिकनेस थी वही डिटरेंट थी सबसे पहले। वही डिटरेंट थी। मैंने क्या कहा, मेरा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, जो टफ होगा वही। जनरली लोग क्या सजेस्ट करेंगे, छोटी बुक उठा लो, ये उठा लो, तो मैंने उठाई वो। वेरी नाइस। उठाई वो, और वहां से फिर मेरा पढ़ने की हैबिट बिल्ड हुई। और फिर जब मैं ट्रेन में जाता था तो मेरे हाथ में बुक हुआ करती थी, और बिना बुक पे मैं, मतलब ज्यादातर बुक्स मैंने ट्रेन में मेट्रो में ही पढ़ी है। ट्रेन में मेट्रो में, क्योंकि वो उस समय फोन इस तरह से नहीं होते थे, मल्टीमीडिया फोन के, आप उसमें मूवीज देखो ये सब करो, और बुक्स होती थी, आराम से पढ़ते थे। बुक पढ़ना, तो जो बच्चे जो देख रहे होंगे इस वेबिनार को या सेमिनार को, स्टॉक को, तो उनके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि पढ़ने की आदत, कम्युनिकेशन बिल्ड करना है तो पढ़ने की आदत,
कई कारणों से, एक तो पढ़ेंगे तो आपकी शब्दावली बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा। आप सारी जिंदगियां नहीं जी सकते। अब इंडिया में रह रहे हो, अमेरिका में क्या हो रहा नहीं जी सकते, लेकिन अमेरिका का बेस्ट अवेलेबल साहित्य पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो लोग का जीवन शैली कैसी सोचते हैं, जीवन शैली क्या है, किस तरह के चैलेंज आते हैं। आप अम्बेडकर बन के जी नहीं सकते तो आप अम्बेडकर की बुक्स पढ़ सकते हैं। गांधी बन नहीं सकते अब वापस, तो गांधी की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो एक बुक में निचोड़ होता है बहुत सारे जिंदगियों का। तो आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए तो आपका जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो ये कि लोगों ने क्या गलतियां करी या क्या कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े, तो किताबें आपको ये सब देती है। तो पढ़िए किताब जितना ज्यादा इस तरह के आगे। तो पढ़ना तो ठीक है, कुछ बुक्स आपने लिखी भी हैं। हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया कि आपने काफी अच्छी बुक्स या साहित्य रचनाएं लिखी हैं। जैसे कुछ उन्होंने नाम भी बताया हमें, मैं कुछ नाम लेता हूँ। स्विंगिंग द मैंडेट, अ लिटिल बुक ऑन मैसिव करप्शन, वो सर्द रात, धन्यवाद IIM अहमदाबाद, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बिल्कुल ठीक बात है। ये बुक्स, अब बुक्स पढ़ते पढ़ते जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पा रही थी, अब वो बुक लिखने लग जाए तो आप सोचो कि ये अपने आप में एक अनोखा ही बात है। तो मेरे बुक लिखने का जो पहला इंस्पिरेशन आया या पोएट, इसमें से एक बुक जो है धन्यवाद IIM अहमदाबाद, ये मेरे IIM अहमदाबाद के ड्यूरेशन में लिखी गई पोएट्री का कलेक्शन है। ये आप CPA ग्लोबल के बाद अहमदाबाद गए? हाँ, या पहले? हाँ, CPA ग्लोबल के बाद गए। CPA ग्लोबल के बाद गया। CPA ग्लोबल में मैं लगभग 6.5-7 साल रहा। 2014 में मैं IIM अहमदाबाद गया। ओके, तो उस पे मैं आता हूँ। मैं पहले बुक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपने बुक के बारे में पूछा। तो पहला बुक लिखने का या पोएम लिखने का भी कॉलेज के टाइम पे ही शुरू हुआ मेरा। पहली मैंने एक कविता लिखी थी, टूटी फूटी सी दर्द से मिला के, जो हरिवंश राय बच्चन की शायद कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ऐसा ही कुछ। उसी का एक लाइन लेके बाकी मैंने अपने हिसाब से कुछ लाइनें बना के, वो लॉयन करके मैगजीन हुआ करती थी अपना, तो उस लॉयन मैगजीन में छप भी गई और वो आज भी मेरे पिताजी सुरक्षित रखते हैं। तो वो पहले मेरा पोएम वहां से लिखा। फिर थोड़ा थोड़ा लिखना, कभी कभी ट्रेन में, वही ट्रेन में जब खाली बैठे हैं, कुछ चीज नजर आ गई तो पोएट्री निकल जाती है। कभी कभी विचार प्रबलता ऐसी होती है तो पोएट्री निकल जाती है, तो लिख लेता हूँ मैं। तो पोएम में कोई मैं बहुत बड़ा राष्ट्रीय कवि नहीं हूँ, लेकिन कभी जो विचार प्रबलता आ जाती है तो वो लिखा जाता है। ऐसा रेगुलर रोज सोच के ऐसा नहीं लिखता हूँ। दूसरा, बुक लिखने का विचार मेरा एक मित्र के वजह से आया। अच्छा। उस मित्र की हालत देख के आया। और हमारी कॉलेज का हमारा ही बैचमेट था। अच्छा। और वो किसी के प्रेम में पड़ गया था। ठीक है। अच्छा। और देवदास मूवी तो देखी होगी तुमने, कैसे वो प्रेम में पड़ के देवदास शराब के उस लत में पड़ गया, तो वैसा ही उसकी कंडीशन हो गई थी। अच्छा। तो वो बुक, और उसकी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी थी। अच्छा। वो फेमस भी था, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो मैंने कहा यार इसकी स्टोरी जो है ना मैं लिखूंगा। अच्छा। तो मैंने वहीं कॉलेज में लिखना शुरू किया और उसमें एकदम जोश था तो लिख दिया। वो कौन सी बुक है ये? वो सर्द रात? वो अभी तक नहीं आई। अच्छा, वो भी पब्लिश नहीं की तुमने? वो अभी तक आई नहीं भाई। वो उस समय जो 6-8 महीने में जो लिख दिया ना, वो लिख दिया बस। उसके बाद उसको मैं आगे नहीं लिख पाया। तो ये एक दूसरी चीज है कि कई चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके साथ है उसको एक कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। बहुत सही बात है। तो ये वो बुक, लेकिन बुक की आदत, लिखने की आदत मेरी हो गई। लेकिन उस समय क्या था, उस समय बहुत वो शॉर्ट पीरियड भी था कि उसकी पूरी लाइफ भी नहीं देख पाया था। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम बाद और जब ये कहानी उसकी, उस बंदे की कहानी कहीं पहुंचेगी तो मैं इसको कंक्लूड करूंगा। लेकिन फिर अपने जीवन में व्यस्त हो गए, जॉब के चले गए, दूसरी चीजें आ गई, मैंने ये बताया। तो तुम्हारे ठीक है। तो अब आप पूछना कि बुक्स के बारे में, तो बुक लिखने की आदत वहां से शुरू हुई मेरी। और फिर दूसरी बुक जो मैंने लिखी वो एक अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ था 2011-12 में, केजरीवाल और प्रोडक्ट आपके सामने है आज की डेट में। तो उस समय करप्शन पे बहुत बात हो रही थी और हम भी सब पढ़ते थे। और जो मेरा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट डेवलप हुआ ये उन चीजों से उस समय हुआ। हाँ, जो पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र मूवमेंट, मेरा उन इंसिडेंट से शुरू हुआ कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। और वो वास्तव में एक बहुत अच्छा आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि हमारे देश में, ये पूरे वर्ल्ड में भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इस पे मैं आऊंगा। तो ये पुस्तक, उस समय क्या रोज न्यूज आती थी कि 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ का। अब किसी से पूछा जाए कि 1.76 लाख करोड़ कितने होते हैं
मतलब अभी भी पूछूं तो मुझे तो इमीडिएटली मे बी आपको भी नहीं ध्यान नहीं, जनरल कि 1.76 लाख पूछूंगा तो बता देंगे, 1.76 करोड़ बता देंगे, लेकिन दोनों को मिला के मैं बताऊं कितना बड़ा नंबर है लिख दो तो शायद एक बार में सही नहीं लिख पाएंगे। सही बात। यही कारण था मेरा उसको बुक को लिखने का। फिर दूसरा 1.86 स्पेक्ट्रम घोटाला, फिर ये आदर्श घोटाला, फिर ये मतलब घोटाले थे उस समय। तो मैं ये देखना चाह रहा था और लोगों को भी समझाने की ऐसा बात तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में घोटाले हैं कितने बड़े। तो मैंने खुद लिखा, मैंने कहा यार कितना होता है, इतना बड़ा। मैंने कहा लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। लिटिल बुक ऑन मैसिव करप्शन वहां से उपजी। अच्छा। तो इस आंदोलन में लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए 1.76 लाख करोड़ होता कितना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे जो टॉप मुद्दे थे उस समय, टॉप करप्शन जो सामने आए थे और जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे थे मीडिया से, वो सारे निकाले, ऐसे 10 12 15 जो टॉप थे, और उनके सारे को टोटल किया तो वो 5.5 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया। उस समय भारत का जो बजट हुआ करता था 2011-12 में, जो बजट था उस समय, वो करीब 12.5 लाख करोड़ का था। आज करीब 40 से ऊपर चला गया है। तो 12.5 लाख करोड़ का तो बजट है, और ये जो घोटाला का अमाउंट है वो 5.5 लाख करोड़, 50% तो 45%। तो मैंने क्या किया, मेरा एक मित्र था, वो कार्टून बनाता था, 2 मित्र थे। मैंने कहा यार आप ऐसा करो कि नंबर्स में लिखता हूँ और आप थोड़े कार्टून्स बनाओ। अच्छा। एक छोटी सी बुक हमने तैयार की कि ये घोटाला कितना बड़ा है और इस घोटाले का इम्पैक्ट कितना है। कि ये 5.5 लाख करोड़ का घोटाला नहीं होता तो हम देश में क्या क्या कर सकते थे। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 6.5 लाख गांव हैं, 5,500 टाउन्स हैं ना, 800 शहर हैं। तो हर एक गांव को कितना पैसा मिल सकता था, ये मैंने लिख के बताया। तो समझ में आया, अच्छा इतना बड़ा घोटाला है कि हर एक गांव को इतने करोड़ रुपए मिल जाते हैं। डेमोक्रेटिक मॉडल बना दिए कि हाँ। फिर मैंने कहा अगर सड़कों पे लगाते तो कितना हो सकता था, अगर शिक्षा पे लगाते, शिक्षा का बजट इतना है और इतना सारा शिक्षा पे लगा देते तो क्या हो जाता, डिफेंस पे लगाते तो कितना होता। इस तरह से मैंने कुछ 10-12 जो मूलभूत है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, तो क्या क्या हम अचीव कर सकते थे। तो ऐसा करके एक छोटी सी बुक बनाई जिसमें कार्टून से थोड़ा सा फनी टाइप का और नॉन सीरियस टाइप का और सीरियस मैटर को तो लिख के उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट कराया। तो उसी आंदोलन में ये पुस्तक लिखी और उसी आंदोलन के समय मेरा जुड़ाव इस कैंपेन से हुआ, क्योंकि उस आंदोलन तो वहां खत्म हो गया था और वो आंदोलन ने एक पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप ले लिया था। तो वहां मैं रुक गया उस आंदोलन में, वहां तक मेरा साथ था जब तक वो अन्ना हजारे आंदोलन था। जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी में गया और देखा कि यार यहाँ तो बातें अलग तरह की हो रही है, मैं पुस्तक लेके गया, मैं बांटने लगा, मैंने दी लोगों को, कि आप मुफ्त में ही बांटी, लोगों ने सपोर्ट किया था प्रिंट करने में, लेकिन मैंने सबको दी, समझो तो सही इस इशू को। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ बातें अलग तरह की होनी चाहिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए सब। मैंने कहा ये तो अब मेरे को फिर वहां से थोड़ा सा रिलीजन होने लग गया इससे कि यार ये चीज सही नहीं है। और 1-2 चीजों से मेरा उनका विरोध था उस आंदोलन में। जो 2 चीजों को वो कह रहे थे कि जन लोकपाल होना चाहिए और इसके अंदर ये सारे कवर होने चाहिए, लेकिन 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको वो इससे बाहर रखना चाह रहा था। अच्छा। एक थी मीडिया और एक थे एनजीओस। अब मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि ये दोनों संस्थान अलग क्यों रखें। हाँ, अलग रखने का कोई कारण नहीं है। और समहाउ मुझे फील होता है कि भ्रष्टाचार में इन दोनों संस्थानों का रोल बहुत है, बहुत ज्यादा रोल। सही कह रहे हैं। तो मुझे फिर वहां से ये थोड़ा सा डाउट हो गया कि यार ये जो बाकी लोगों को हो सकता है नहीं एनजीओज के कार्य पद्धति से पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं धीरे धीरे मेरे को ध्यान में आया कि कैसे इन संस्थानों का दुरुपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओ यही काम कर रहे हैं, हाँ, या सारी मीडिया इसी में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन संस्थानों का प्रबल रूप से यूज होता है। तो वो एक लंबा विषय है, उस पर और बात करेंगे, लेकिन मेरी रुचि फिर इसमें व्यवस्था परिवर्तन पे कि वास्तविक तरीका क्या होना चाहिए। तो तब उस समय नरेंद्र मोदी जी का भी अपना उभार हो रहा था, गुजरात से निकलकर चुनाव भी सामने थे और प्रबल रूप से ही वाज आल्सो राइजिंग और डिक्लेरेशन हो रहा था। उनका फोकस हमेशा गवर्नेंस को लेकर के गवर्नेंस पे था और गुड गवर्नेंस की उनकी थी, गुजरात मॉडल था। तो मुझे लगा कि यार एक और हमने देखा भी, गुजरात में भी देखा कि वास्तव में वहाँ सड़कें अच्छी हैं, वास्तव में वहाँ सुविधाएं हैं, वास्तव में वहाँ खेती एडवांस तरीके से हो रही है और ये पिछले कई सालों का नतीजा है इसके काम का, और इसका विजनरी है और एग्जीक्यूशनरी है बहुत अच्छा। मुझे लगा कि यार ये व्यवस्था ज़्यादा बेटर है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उस समय मैं उस कैंपेन का हिस्सा बना, नरेंद्र मोदी की जो सोशल मीडिया कैंपेन। तो जब तुम बोलते हो कैंपेन का हिस्सा बने तो मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट बने, या
was supporting the हाँ, मैं cause. सपोर्टिंग बेसिकली, Supporting मैं the कोई सपोर्टिंग मतलब उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, हाँ हाँ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करना, रिसर्च करना। हाँ। उस समय सोशल मीडिया आया ही था, व्हाट्सएप आया ही था, फेसबुक का यूज उतना नहीं होने लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर थे। ही वाज द वन हु स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया मोर देन, क्योंकि मीडिया तो ब्लैकआउट ही कर रखा था। तो अब उनको सपोर्ट नहीं चल रहा था, ब्लैकआउट ही कर रखा था वो, तो उसको लगातार टारगेट कर रहे थे। तो वो यूज करना, फिर हमने उसको एज ए एक्टिव वॉलंटियर उस समय हमने कहा कि हम जो कर सकते हैं, क्योंकि आईटी का बैकग्राउंड था, उनको भी जरूरत थी इस तरह की। तो मैंने देश भर में लगभग 15-20 राज्यों में खुद यात्रा की। अच्छा। उस समय हर शहर में जाके वहां पर आईटी सेल एस्टेब्लिश करवाया। अच्छा, वाह वाह। और अप्रैल में चुनाव हो गए थे उस समय। फिर मैं जीमेट का एग्जाम दे चुका था 2012 में, और चुनाव का जो पहला दिन था उसी दिन मेरा IIM अहमदाबाद का फर्स्ट डे भी था। तो मैं अपना इधर काम पूरा करके उधर चला गया। अच्छा। तो हमारा रोल ये था कि यार एक अच्छी, ये करप्शन व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, ये भाव था। और ऐसा लगा कि इसको परिवर्तन करने में सक्षम कौन है। तो हमें एक मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो लगा कि यार ये पार्टी और ये व्यक्ति जो है व्यवस्था परिवर्तन करने में सक्षम दिख रहे हैं। और ये जो लोग बात कर रहे थे, जो बहुत अच्छा लग रहा था आउटसाइड, बट जब थोड़ा डीपली देखा तो मुझे नहीं लगा कि यार ये उतने कैपेबल या इतने उनकी इंटेंट इतना क्लियर है। ठीक बात है। तो उसके बाद चलो ये अपना मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट की बात हमने करी और IIM अहमदाबाद चले गए। IIM अहमदाबाद फिर पढ़ने लग गए। ठीक है। उस समय बिल्कुल स्पष्ट थी चीजें कि हमने कॉलेज टाइम में क्या गलती करी है कि पढ़ाई नहीं करी थी। अब हमने जानबूझ के नहीं करी। अच्छा, मुझे लगा कहने वाले हो कि अब मैं बिल्कुल सिंसियरली अपने पढ़ाई की। अब मैंने जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा अच्छा कि अब मुझे पढ़ने की वो आवश्यकता नहीं, मुझे वो चीजें करनी है जिसकी मुझे आवश्यकता है। ठीक है। और वो चीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी। वो आइडेंटिफाई क्या करी थी कि मुझे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा। और यहाँ IIM अहमदाबाद आके मैं क्या लेके जाऊंगा। मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 10 सब्जेक्ट की बहुत सारी चीजें हो सकता है इमीडिएटली मेरी जॉब में रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो चीजें बदलती रहती हैं। और आज मैं बहुत मेहनत करके पढ़ भी लूंगा तो कल इमीडिएटली यूज करूंगा या नहीं करूंगा मुझे मालूम नहीं। और वहां उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि हम फेल किसी को नहीं करते हैं। तो वो रिलैक्सेशन वहां हो गया। तो इस वजह से मैंने ध्यान दिया उस चीजों पर कि पास तो अपना होना ही है, क्लासेस अटेंड करनी है, जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा है कि ज्यादा लोगों से मिलेंगे। तो मेरा ऐसा था कि हमारा 1 साल का कोर्स था IIM अहमदाबाद में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अच्छा। और एक 2 साल का कोर्स है वहां पर, जो उनका ट्रेडिशनल कोर्स है, PGP उसको कहते हैं। तो वो 2 साल का कोर्स है, तो वहां पर सीनियर जूनियर की रिलेशनशिप ओवरलैप होती है। यानी जब फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वहां सेकंड ईयर वाले भी हैं। लेकिन 1 साल के कोर्स में ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या, 1 साल वाले कोर्स है, आए निकल गए, ओवरलैपिंग नहीं है। और ये दोनों भी अलग अलग तरह के हैं, उनसे भी गैप नहीं था। तो वहां मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट इनिशिएटिव अपनी तरह से लिए कि इन दोनों के अंदर जो गैप है वो फिल हो। तो वहां पे रह के हमने व्यवस्था परिवर्तन का एक काम किया। अच्छा। कि यार ये जो PGP वाले बच्चे हैं, ये करीब 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी का। कुछ बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है जिनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। अधिकतर 60% लोग तो बिना एक्सपीरियंस के हैं, कॉलेज के बाद ऐसे ही पहुंच गए ना। बिल्कुल ऐसा होता भी था। और कुछ 2-3 साल तो वो नेग्लिजिबल सा था। लेकिन जो PGPX प्रोग्राम था उसमें 8-9 साल का एवरेज एक्सपीरियंस था। यानी कि टिपिकली अगर देखें, और ये भी एक जीमेट जैसे गैप है, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जिनके जो एक मैनेजरियल लेवल या उसके अपर लेवल में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो इन लोगों को इनके एक्सपीरियंस का फायदा हो सकता है। तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मिलके। और उस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने PGP और PGPX के लोगों को अलोकेट किया। एक मैंने ये प्रोफाइल दी कि 80 लोग हम हैं, यहाँ आपके इतने लोग हैं, जिसको इंटरेस्टेड हो रजिस्टर करो। ऐसे लोगों एक मूवमेंट सा बन गया। तो उस PGPX इंटरेक्शन प्रोग्राम दिया और उसको हमने लॉन्च किया बाकायदा, और उसको व्यवस्थित शुरू किया। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि वो PGP वाली जो बॉडीज होती हैं, स्टूडेंट बॉडीज, उसमें PGPX के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ करते थे। हमारे इस एफर्ट से उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव होने लगे। यानी कि एक साइलोज में जो 2 प्रोग्राम चल रहे थे वो अब साथ में चलने लगे और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करने लगे। वेरी नाइस। सो ये पूरा इंस्टीट्यूशनल चेंज है, ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो ये इस तरह की चीजें मैंने उस समय की। फिर ये पोएम लिखने का काम किया। ये पोएम क्या हुआ कि लेक्चर होते थे, और पहले एक सब्जेक्ट का आखिरी लेक्चर चल रहा था। पता नहीं ऐसे ही बैठे बैठे मन में आया यार कुछ सर के लिए कुछ लिखते हैं। तो उसी आखिरी लेक्चर में मैंने ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऐसे वो
अकाउंटिंग का या ऐसा कुछ कोर्स था। प्रोफेसर शैलेश गांधी थे उसमें। तो मैंने ऐसे 4 लाइन रैंडमली लिख दी उन्हीं के शब्दावली यूज करके, मतलब प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह ये सब। तो जो वो पढ़ाते थे, कुछ शब्द होते हैं ना हर प्रोफेसर के कुछ ऐसे, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट बी, और बिकॉज उनके पढ़ाने की स्टाइल की वजह से, तो उनको इस्तेमाल करके एक फनी सी और सीरियस फन मिक्स करके उनको रेस्पेक्ट देने के लिए मैंने पोएम लिखी। और मैंने कहा सर मैं उठ के खड़ा हो गया, रिसाइट करूंगा। तो मैं रिसाइट करी तो सबको बहुत अच्छी लगी। अच्छा। क्योंकि वो रिलेट कर पाए। मैं आपको बोलूंगा अभी तो वो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे आप उस चीज को, लेकिन वो सारे बच्चे लगभग 15 या 20 लेक्चर पढ़ने के बाद में मैंने उस कोर्स की लगभग एक समरी दे दी। तो बहुत अच्छी लगी। तो मेरे को लगा यार ये बड़ा अच्छा है, अपन हर सब्जेक्ट के ना आखिरी लेक्चर में यही काम करेंगे। अब पहले से तो सोच के नहीं लिखता, तो मैं आखिरी लेक्चर में ही बैठ के हर एक प्रोफेसर के लिए ये पोएम लिखता था। फिर जो स्टूडेंट बॉडी थी हमारी पीजीपीएक्स की, उनको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है, वन गुड थिंग दैट वी आर गिविंग बैक टू प्रोफेसर। तो वो भी अब मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि भैया अब लेक्चर खत्म हुआ तो अब उस प्रोफेसर नारायण सिंह राव सैलाब की पोएम आएगी प्रोफेसर। तो फिर मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो गई। तो वो फिर मैं हर एक प्रोफेसर के लिए पोएम लिखने लगा। तो वो धन्यवाद, फिर लास्ट में क्या किया, मैंने कहा यार अब क्या करें, इसका पोएम्स हो गई ऐसे ही मैंने दे दी। मैंने कहा यार इसको भी कुछ एक लेगेसी के फॉर्म में दे देते हैं। तो फिर मैंने अपने ही खर्चे से उसको एक मैगजीन, मैं भूल गया लाना, आज बिल्कुल याद नहीं रहा, लेकिन मैं मैगजीन फॉर्म में बड़ी सी, और IIM अहमदाबाद का बढ़िया सा लोगो लगा प्रिंट करवा दी। और उसमें 45 पोएम्स की, तो अधिकतर तो प्रोफेसर्स पे और टर्म्स पे और कॉलेज पे थी, 2-4 इधर उधर की और पोएम थी, 1-2 फ्रेंड ने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो धन्यवाद IIM अहमदाबाद एज ए पोएटिक ट्रिब्यूट टू IIM अहमदाबाद। तो लगभग हर प्रोफेसर के लिए एक पोएम हो गई। तो आप सोचिए मेरा जो एम था कि हर प्रोफेसर से कनेक्ट करना और नेटवर्क बिल्ड करना, तो ये लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बन गया। वेरी नाइस। अब वो मेरा नाम हो सकता है भूल जाए प्रोफेसर किस कारण से, लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि मैंने पोएम लिखी थी तो उनको तुरंत याद आ जाएगा, शक्ल भी याद आ जाएगी, वो स्थिति में याद आ जाएगी। और एक बुक है वो सर्द रात। तो हुआ क्या था, मैं यहाँ से जा रहा था अहमदाबाद, दिल्ली से बैठा था, और जयपुर जाते जाते उस समय मैं कहा जयपुर आ रहा है, कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। आश्रम एक्सप्रेस में बैठा था, और करीब यहाँ से 3 बजे चलती है और 7 बजे के आसपास, पौने 7 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँचती है जयपुर। तो स्लो हो गई थी ट्रेन, अंदर घुसने वाली थी। वहाँ पर 5-10 मिनट का स्टॉप होता है, जयपुर बड़ा स्टेशन है। तो मैं बाहर निकल के आया, उस समय कोई चुनाव के माहौल था, उस समय शायद राजस्थान में चुनाव हुए थे, 5-6 साल पुरानी बात है, लास्ट चुनाव की बात है। तो बाहर आया तो ऐसे लोग बात कर रहे थे, चुनावों की चर्चा कर रहे थे, मैं भी खड़ा हो गया उधर। और मैं तब मेरे पापा का फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। फिर मैंने कहा कि पापा मैं स्टेशन से कुछ ले आता हूँ और फिर बात करता हूँ। तो मैंने यूँ फ़ोन लेके अपने जेब में डालने की कोशिश की, वो जेब में नहीं गया और नीचे गिर गया, चला गया वो फोन। हाँ, नीचे गिर गया। ट्रेन स्लो हो गई थी, तो लगभग मैंने देखा कि यार वहाँ एक बॉक्स था, उसके आसपास मुझे एक तेजी से निकलती है, तो जो इमेज बनी मैं कि उस बॉक्स के आसपास पड़ा है, और उस समय उजाला था, यानी कि अंधेरा होने से पहले के पार्ट, गोधूली बेला जिसको कहते हैं। तो और थोड़ी देर बाद रुक गई, तो मुझे लगा बहुत दूर नहीं गिरा है, 10 मिनट रुकेगी, मैं दौड़ के ले आता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ के गया, और वो जो 2 बंदे बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई जानता नहीं था। मैंने कहा भाई साहब रुकवाना, जैसे कोई बस हो या गाड़ी हो। भाई साहब मैं बस फोन लेके अभी गया और अभी आया, इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे मिल ही जाएगा क्योंकि उसके आसपास है। अब मैं इतने देर में 10 मिनट में बहुत तेजी से अंधेरा छाने लग जाता है। तो वहां गया तो पता ही नहीं चला कौन से बॉक्स के पास गिरी थी, वो नंबर तो याद नहीं थे, और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया। और मैं इतना तेजी से गया, मतलब भाग के बहुत तेजी से, थक भी गया, मतलब 1-1.5 किलोमीटर आप भागो, और शाम के टाइम में और पत्थरों पे ऊपर नीचे, और मुझे मिला नहीं फोन, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यार वो 2 बंदे आ रहे हैं मेरी तरफ। अब सोचो कैसे सिचुएशंस प्ले करती है लाइफ में इंटरेस्टिंगली। तो वो 2 बंदे जो जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। अरे भाई साहब ट्रेन जाने वाली, हमने रुकवा रखी है। उसमें से 2 जो थे, एक वहां रुका, टीटी के बाद, वो लोकल ही थे, रोज आने जाने वाले थे, तो उन्होंने उसको रुकवा दी ट्रेन को। रुकवा क्या दी, मतलब बोला कि अभी एक जना आ रहा है, जो है वो हो गया है, बड़ी हेल्प थी। हाँ, तो वो गया, बोले आप जल्दी चलो, ज्यादा देर नहीं रुकेगी, टाइम होने वाला है। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, मैंने कहा ऐसा करना, आप ढूंढ लेना। अब उनके पास फोन था दूसरा, तो मैंने टॉर्च वॉर्च लगा के ढूंढ लेना, और फिर मैं आपसे संपर्क करता हूँ। तो वापस आया तो दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उससे मैंने नंबर ले लिया, लिख लिया पेन से एक कागज पे, और फिर मैं बैठ गया ट्रेन में। एक था कि मैं उतर जाता, फोन लेके जाता, मैंने कहा जाने दो, फोन गया तो मैं उनको फोन मिल गया था,
जिनसे मैं नंबर लेके आया था, उन्होंने मुझे बता दिया था, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, बोले कि आप यहाँ से ले लेना, हम यहाँ रहते हैं। तो टीचर थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, तो हम यहाँ रहते हैं। तो मैंने एक ट्रेन जाती थी जो जहाँ वो रहते थे वहाँ के लिए, और 5-6 घंटे में पहुँचा दे कि मैं वहाँ से जयपुर जाऊँगा, जयपुर से फ़ोन लेके अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुँच जाऊँगा। हाँ। अब मैं वहाँ से इतना ट्रेवल करके आया ही था, यहाँ से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से वापस उदयपुर आए, उदयपुर से एक शादी अटेंड करके आए, फिर वापस आए, तो बहुत थकान हो गई थी। और मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के, 6 बजे की ट्रेन थी, तो उठना था। अब वो अलार्म बजा और इतनी भयानक थकान थी या नींद थी, वो मैंने बंद किया और वापस आँख खुली तब तक तो ट्रेन जा चुकी थी। जा चुकी थी 8, साढ़े 8, 9 बजे। फिर मैंने कहा अब जाना तो है यार, अब तो मैंने बस ले ली, बस पकड़ी, 9 बजे बस पकड़ी। अब बस तो बस है, फिर वो अपने अपनी जगह से रुकती है, जाती है। उसने मुझे पहुंचाया रात को 8, साढ़े 8 बजे। अच्छा। फिर मैंने देखा यार अब अगली ट्रेन क्या पहुंची, तो किसी तरह मैं पहुंचा उनके पास, उनसे फोन लिया, फिर वापस मेरे को यार कोई ट्रेन देखूं। अब 11 बजे 12 बजे कोई ट्रेन नहीं थी। मैं यहाँ से जयपुर जाना है मुझे, तो जयपुर के पास में था, तो मैं किसी तरह जयपुर पहुंच जाऊँ, वहाँ से करीब जयपुर 50-100 किलोमीटर ऐसा होगा। तो मैं फिर रात को खड़ा रहा वहाँ पे, ये 10-11 बज गए थे उस समय, सर्दियों का टाइम था, भयंकर सर्दी का टाइम। मेरे पास सूटकेस था और खड़ा हुआ मैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन गया, मैं कोई लोकल ट्रेन हो तो देख लेता हूँ, तो नहीं मिली। किसने बोला कि वहाँ से ना गाड़ियाँ जाती हैं, ये सब्जी वाली, दूध वाली वगैरह, ये सब वहाँ मिल जाएगी। सर्दी का टाइम कोई आए ना, तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही थी वो मैंने इस बुक में लिखी। उसके बाद एक बाइक वाला आया, बहुत देर बाद वाला, तो बाइक वाला आया, मैंने कहा यार जयपुर तक छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो? जयपुर तक जाऊँगा। तो वो कुछ काम करता था, जयपुर जा रहा था। अब जयपुर जा रहा, बैठा मैं उसके पीछे, ओ भाई साहब बाइक पे, आप सोचो सर्दी का टाइम, बाहर बैठो तो कितनी भयंकर ठंड, हाथ जम गए। और फिर अभी तुम तो पीछे बैठे थे। हाँ, पीछे बैठा हुआ था। फिर उसके बाद एक जगह वो रुक गया, तो फिर उसकी रुका तो बोतलों की आवाज आई। मैंने कहा यार, फिर वो बोला, मुझे लगा यार तो लोकल परिचित है, पता नहीं फंस जाएंगे हम, लग भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कौन है क्या है। फिर मैंने वहां जहाँ वो रुका, मैंने उसको छोड़ा, और एक कोई वो ये पिकअप होती है, रोज जाते हैं सामान लेके, उसमें बैठा, उसके वहां पहुंचा, उसने वहां पे छोड़ा, और वो भी 5-6 बजे पहुंच गया मैं। अब वहाँ एक छोटा सा उनका रोडवेज ट्रांसपोर्ट वाले होते, कैसे ऑफिस होते हैं, तो फिर वहाँ गत्ते वत्ते पड़े थे, वहाँ सो गया थोड़ी देर में, 1-2 घंटे बचे हैं। फिर सुबह उठ के मैंने ट्रेन पकड़ी, वहाँ से निकल के कैब वैब करके। तो वो जो स्टोरी है वो उसी सर्द रात की है। ये बस, हाँ, ये वो सर्द रात वाली वो है, वो सर्द रात है। अच्छा। वो जो सर्द रात, खास करके वो जो बाइक पे जो जर्नी है जिस तरह से चीजें, तो मैं हाथ करके कैसे, और वो पूरी फिर ये स्टोरी, फोन गिरने से लगाकर फोन वापस लेने तक और दिल्ली पहुंचने तक, छोटी सी स्टोरी है बहुत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उस वाले एक्टिविटी, जैसे आई एम अहमदाबाद के बाद फिर जो थोड़ा सा करियर कंपनीज, और जो अभी रिसेंट पोगोसो करके जो आपका अभी वेंचर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। तो मैंने आपको अपना एक ड्राइविंग फोर्स बताया था, करेक्ट, कि जो टफ है वो करना है। तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे, जब जॉब नहीं करते थे तो लगता था जॉब मुश्किल होगी, लेकिन जॉब करने लगे तो मुझे लगा यार इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जब आई एम अहमदाबाद गया, उससे पहले गया, और मुझे ऐसा लगा कि क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो मुझे लगा कि जॉब से ज़्यादा टफ और इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट करना हो सकता है। वेरी नाइस। तो फिर मेरा माइंडसेट क्लियर था कि आई एम अहमदाबाद में जाऊंगा, अपना नेटवर्क बिल्ड करूंगा, और अपना नेटवर्क बिल्ड करूंगा और उसका लेवरेज करूंगा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। कुछ आइडियाज़ थे मेरे। तो जो मेरा पहला आइडिया था वो डेमोक्रेसी के अराउंड, गवर्नेंस के अराउंड ही था। जब मैं 1 साल भर, 1.5 साल भर इस स्पेस में रहा, नाज़र आंदोलन और मोदी जी की कैंपेन, और उसमें तो मैंने देखा कि यार सरकार बदली है, योजनाएं लाएंगी, नहीं लाएंगी, पुरानों को नए तरीके से बनाएंगी या और इफेक्टिवली करेंगी, या मोदी गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी थी उसके बाद, है ना। मैं गया था उसके बाद, मई में बन गई थी। तो उसमें ध्यान था कि यार योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती है, कि समस्या मुझे समझ में आई। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि कई सारे बजट ऐसे अलोकेट होते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते, लैप्स हो जाते हैं। तो यही मेरा उसका यूज केस था। अच्छा। कि मैं फिर हमने द इंडियन आयरिस करके एक वेब पोर्टल बनाया, द इंडियन आयरिस। और उसका सिंपल था कि हम एक तो पॉलिसी को सिंप्लीफाई करेंगे, और उसको सर्चेबल बनाएंगे, और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाएंगे। आइडिया ये था कि पहले हम इंफॉर्मेशन लेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर कंसल्टिंग लेयर क्रिएट करेंगे, जहां पर लोग जो आएंगे यार मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो वी विल चार्ज ए फी एंड देन हेल्प देम
apply in the schemes. तो ये जो है वो सोशल वेंचर की तरह स्टार्ट हुआ था या मतलब प्रॉफिट मेकिंग वेंचर की तरह? नहीं, मेरा आइडिया हमेशा से ये था कि यार एनजीओ या उस तरह से मैं इसको नहीं, बिजनेस वेंचर की तरह ही बिल्ड करूंगा। सस्टेनेबिलिटी चाहता था मैं कि ये अपने आप में एक सस्टेनेबल वेंचर हो। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि बार बार मुझे किसी पे डिपेंड होना पड़े, किसी ने आज ग्रांट्स पे वगैरह पे, क्योंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। तो ये अपने आप में इनकम जनरेट कर सके, तो वो आइडिया था। तो इसीलिए हमने इंफॉर्मेशन लेयर हमारी फ्री थी, फिर उसको किसी को चाहिए कि भाई हमें मदद करो, अभी किसी को चाहिए, तो हमने सोचा था जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी, ऐसी कई पॉलिसीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। हमारे सामने ये सोलर पॉलिसी आई और उसको हमने देखा कि यार ये एक डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि यार बहुत सारी पॉलिसी पे फोकस करने से हम हर में एक्सपर्टीज नहीं बना सकते। ठीक है। और हजारों पॉलिसी है, तो सोलर को लेकर के आगे फिर हमने तो सोलर को ही हम मार्केट करते हैं और इसमें हम लोग कुछ करते हैं, बिजनेस मॉडल निकालते हैं। तो फिर हमने सोलर को मार्केट करना शुरू किया, क्योंकि वही हमें आता था। सोलर हमें नहीं आता था कि सोलर क्या होता है, कैसे लगेगा, ये सब टेक्निकल चीज नहीं आती थी। तो हमने कहा यार मार्केटिंग हम अच्छे कर सकते हैं, और हमने फिर कैंपेन खड़ी की नोएडा में, हर घर सोलर के नाम से। हर घर सोलर, ओके, है ना। ये हमने 2017 में ये कैंपेन लॉन्च की और हम RWA में जाते थे, उनसे परमिशन लेते थे और वहाँ एक दिन पहले हम उनमें पैम्पलेट बांटते थे कि अगले दिन हम यहाँ खड़े रहेंगे, आपको समझना है, जानना, आइए। और वो 40-50 लोग आते थे, तो वो हमारे लिए लीड जनरेशन हो जाता था। और हमने कुछ पैम्पलेट भी बांटे थे शुरू में। तो कुछ पार्टनर्स आ गए हमारे साथ में कि यार ये तो आप अच्छा कर रहे हो, हमें क्लाइंट मिलते नहीं, अगर आप ऐसे करके लाएंगे तो हमने मार्केटिंग की, लीड जनरेट हुआ, और फिर हमने पार्टनरशिप करी, तो उनको हमने पास ऑन कर देते थे और हम एक फीस ले लेते थे। यार प्रोजेक्ट आप करो, हम प्रोजेक्ट लाते हैं। तो ये एक तरह से सेल्स कंसल्टिंग हो गया। करेक्ट। तो हम पूरा समझाने का काम, बिजनेस डेवलपमेंट और क्लोज द लीड, एंड देन फिर हमको धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये हम जब हैंड ओवर कर देते तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोजेक्ट उन्होंने हमारे नाम पे दिया है, यार ये IIT IIM के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, और फिर ये पता नहीं कौन आ गए हैं बीच में, XYZ आ गया, और वो इतने प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, और फिर क्वालिटी का इशू तो वो भी हम पे ही आएंगे, उनको लगता है हम फेस है। तो फिर हमने लगा कि यार ये जो क्लाइंट का जो पूरा है ना, ये हम खुद ही हैंडल कर ले, उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि फिर प्रोजेक्ट को करना भी शुरू किया। बोला आप अपना डिजाइन दे दीजिए, मटेरियल दे दीजिए, हम काम शुरू कर देंगे। यानी कि सेल्स वाला और फाइनल एग्जीक्यूशन वाला, बीच का पार्ट आप कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए, प्रोक्योरमेंट कर लीजिए। तो EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो E और P आप कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे, क्योंकि वहीं पे क्लाइंट से इंटरेक्शन है। तो फिर हमने धीरे धीरे सीख लिया इस पूरे प्रोसेस को। वेरी नाइस। पहले हमने कंसल्टिंग की, प्रोजेक्ट बेचना सीखा, जब बेचना आ गया तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन करना आ गया तो हमें लगा यार क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, और हमारा अपना एक ब्रांड वैल्यू है, तो उसका लिवरेज भी मिलता है। तो हमने करना शुरू किया और काफ़ी प्रोजेक्ट हमने इस मोड में किए। और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने लगे हम लोग। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर, जो स्कूल कॉलेजेस थे उस पर भी पॉलिसी थी। तो हमने लगभग 15 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमने अपनी तरफ से क्लोज करे। वेरी नाइस। और लगभग 70 प्रोजेक्ट अक्रॉस 10 स्टेट्स हमने 2017 मिड से लगाकर 2019 एंड तक, यानी लगभग 2-2.5 साल में हमने 70 प्रोजेक्ट कर दिए थे। वेरी नाइस। और 16 मेगावाट 15 मेगावाट के प्रोजेक्ट हमने कर, इसमें बड़े बड़े 6 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स भी थे जो हमने कंसल्टिंग और वो क्लोज कराए थे। और अब वी आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से सब कुछ रुक गया। सारा जो पहिया घूम रहा था तेजी से, और हमारे सामने अच्छे खासे, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, हमारे सामने प्रोजेक्ट ऑर्डर्स थे, POs थे, हमने जो साइन POs थे, हमने एडवांस सिक्योरिटी चेक उन्होंने मांगे, तो हमने बड़ी कंपनी का 2-3 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स थे, वो हमने साइन करके भेज दिए थे। और अपने लड़के भी भेज दिए थे कि डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए। पुणे में एक प्रोजेक्ट था रेलवे का, फिर 2 मेगावाट के डिजाइन इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स थे। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट, तो हमारे पास अच्छा एक पोर्टफोलियो खड़ा, ऑर्डर बुक थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ये आया, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। वो जो ऑर्डर रियलाइज नहीं हो पाया, तो वो रियलाइज नहीं हुआ, और जो चल रहे थे वो रुक गए। जो रुक गए तो उसके पेमेंट स्टक हो गए, लेबर फिर अपने अपने घरों में चली गई, और सारा मतलब एक तरह से डिसोरिएंट हो गया। वापस करते हैं, ठीक है। तो वो पीरियड निकालने के बाद में वापस आए और करने लगे। वेव 2 आ गई, और वेव 2 आई तो इतनी भयानक आई, 21 वाली जो है, हाँ, भयानक आई कि उसमें तो एकदम पता ही नहीं चला, मतलब एक शॉर्ट पीरियड में बहुत खतरनाक थी। हाँ, ज्यादा खतरनाक थी। तो फिर क्या करें, फिर मतलब फिर हमने गति पकड़ी, क्योंकि अब पहले तो ऐसे जा रहे थे,
फिर हमने चलो ऐसे ऐसे करते हैं वापस, फिर नई पार्टनरशिप नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, फिर रुक गया। और ये रुका, अभी थमा ही नहीं था पूरा तरह से, और वेव 3 की बातें शुरू हो गई। बोले ये तो और भी खतरनाक आएगी और मीडिया वगैरह रिपोर्टिंग चालू होगी। फिर हमने एक निर्णय लिया, यार ठीक है, हमने काफ़ी किया, जितने भी लोग हमारे कोर बचे हुए थे, जो टीम मेंबर थे, उनको भी कहा कि यार आप लोग भी अपनी अपनी जॉब ढूंढो। मैंने भी मदद कराई उनकी जॉब ढूंढने में जितना हो सका, और फिर उनको बोला आप लोग सब अपने अपने जगह पे एक बार जाओ, फिर 1-2 साल बाद जब परिस्थितियां बेटर होंगी तो हम लोग वापस आएंगे, टीम तो है ही हम लोग, और वापस आएंगे, फिर कुछ नया करेंगे। तो ये वहां पर हमारा पॉज हुआ। उसके बाद फिर मैंने भी सोचा कि अभी बिजनेस का टाइम भी सही नहीं है, कुछ और सोचेंगे, तो फिर एक जॉब ज्वाइन कर ली मीडिया। उसके बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस व्यवस्था परिवर्तन में, कि फंडामेंटल चेंज होने चाहिए, इस बीच में फिर मैंने कहा यार जॉब ढूंढता हूँ कहीं और। जॉब ढूंढते ढूंढते मेरे को IIT रुड़की का ही एक बंधु अजय शर्मा मिला, और उनसे परिचय हुआ हमारा, कुछ लोग और थे, और वो एक इंटरेस्टिंगली इस प्रोजेक्ट पे काम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है पॉलिटिक्स गवर्नेंस एंड सोसाइटी, पोगोसो। तो प्लेटफॉर्म मिले, और उस प्लेटफॉर्म पे तुम एक प्रॉब्लम डालो और 1000 लोग तुम्हारे सपोर्ट में आए कि हाँ यार हम भी फेस कर रहे हैं। हो सकता है रोज तो वो उसको देख के निकल जाता है, लेकिन तुमने डाला तो बोला कि हाँ मैं भी फील कर रहा हूँ, 2 कमेंट लाइन लिखी कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी भी कल इसको। अब ये एक की समस्या नहीं रही, तो कलेक्टिव, अब एक डिजिटल मूवमेंट बन गया, कम्युनिटी प्रॉब्लम हो गई। तो ये हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कर रहे हैं। वेरी नाइस। कि आपको आपकी वॉइस जो 1-on-1 चल रही थी, वो एक कलेक्टिव फोर्स के रूप में आए, और उस सामने वाले ऑफिसर है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तक वो बात पहुंचे, और अलग अलग बिट्स और पीसेस में छोटी छोटी समस्याएं हो रही हैं। अब यहाँ पर आता है पावर ऑफ AI जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब 20 लाख लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अब उसमें कुछ ग्रुप्स में होंगी, सिमिलर बातें होंगी, ऐसा तो है नहीं कि हर 20 लाख लोग 20 लाख टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ। हो सकता है 100 टाइप की या 200 टाइप की प्रॉब्लम। मेरा AI इन सब प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, इनको कैटेगराइज कर सकता है, समराइज कर सकता है, सेगमेंट कर सकता है, और एक सांसद को ये बता सकता है कि आपके एरिया की आज की टॉप 20 प्रॉब्लम्स ये हैं। अच्छा, इस महीने की टॉप 20 प्रॉब्लम्स ये हैं, इस साल भर की टॉप 20 प्रॉब्लम्स ये हैं। इन टॉप 20 प्रॉब्लम जो 1 जनवरी को रिपोर्ट हुई थी, 31 दिसंबर को आपने इन 20 में से ये 15 ठीक कर दिए, ये 5 अभी भी बाकी है, जरा देखिए। तो AI जो है ये सब जो प्रॉब्लम सेट है, डेटा सेट जो है, वो कहाँ से उठाता है? मतलब हमारा ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ। मैंने क्या कहा कि ये 20 लाख लोग मेरे यूजर हैं और अपनी बातें कर। अगर आप सोचो कि ये टूल होता सरकार के पास या मीडिया के पास, कि जहां वो 60, 70, 80 करोड़ लोगों का सर्वे कर पाते कि यार इसमें ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट में आप फेवर कर रहे हैं या अगेंस्ट हैं, या ये इसके सेलियंट पॉइंट है, सबको समझाते हैं हम पॉलिसी, और वो फिर उस पर अपना मतदान कर पाते कि नहीं ये फेवर में है। तो आप सोचो कि आप जो लोग नहीं आ पा रहे हैं सड़कों पर, वो अपनी बात को तो रख पाते हैं। सही बात। एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म आता है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म निकल के आता है पोगोसो, जहां हम डेमोक्रेसी के मूल में वापस सिटीजन की वॉइस को लाना चाहते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। और ये कनेक्ट होता है वापस मेरा इंडियन आयरिश से और अन्ना हजारे के मूवमेंट से लगाकर अब तक की जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, कि जो मुश्किल चीज है, आप अगर अपने आप पे काम कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशनल चीज कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे कर रहे हैं, जो पूरे नेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है, वेरी वेरी आई थिंक इफेक्टिव टूल। और तो नेक्स्ट चरण में आते हैं। नेक्स्ट चरण में हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीम ने बनाए हैं, बहुत सारे रिसर्च के साथ एस्टेब्लिश किए हैं। तो मतलब पहला इस रैपिड फायर में 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। जी बिल्कुल। तो मतलब ये भी है कि आप यस नो वाले क्वेश्चन नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए, आराम से बताइए उस तरह से। तो पहला तो है कि जैसे अगर हम लोग बोलें कि सस्टेनेबल हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस हिसाब से, जैसे आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है जो आपने खुद अगर अडॉप्ट की हो फॉर द एनवायरनमेंट फॉर सेक, कि कोई ऐसी हैबिट जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो जो लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए? ऐसी चीजें कई सारे हैं, छोटे छोटे चीजें आप कर सकते हैं जीवन में, और कुछ जो मैंने पर्टिकुलर हैं क्विकली बताता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और चैलेंजेस हैं जो अभी एनवायरनमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेड़, यानी पेड़ों को बचाना जरूरी है, उनको बिल्ड करना, सरवाइव कराना और बड़ा करना, क्योंकि वो हमारे ऑक्सीजन के सोर्स हैं। दूसरा,
पानी, पानी को स्वच्छ रखना, बचाना जरूरी है ना। ये हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा हो जाएगा अगर नहीं पढ़। तीसरा जिसको हटाना है हमारा, वो है पॉलीथीन। मैं मानता हूँ 3 ये भी बड़े खतरे आ रहे हैं। पॉलीथीन का जितना ज्यादा रीयूज हो सके, जितना ज्यादा रिसाइकल हो सके। सेकंड पार्ट है कि अगर बहुत सारा अपने मतलब सॉफ्टवेयर इसमें काम किया, टेक्नोलॉजी में काम किया, फिर सोशल वेंचर्स में काम किया, ईपीसी में काम किया, अगर ऑप्शन मिले पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का तो वो भी एक ऑप्शन है। मेरा मैंने एक बात बताई आपको कि जो डिफिकल्ट चीज होती है जीवन में वो मुझे करने का मजा आता है। हाँ। और मैं अगर हायरार्की बनाऊं तो पढ़ना लिखना लोगों के लिए पढ़ते लिखते वक्त तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन वो आसान काम है। हाँ। उसके बाद में नौकरी थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप फिर दूसरों के अधीन आ जाते हैं। फिर उसके बाद उससे ऊपर बिजनेस, और उसके ऊपर मैं मानता हूँ और उससे ज्यादा डिफिकल्ट है वो है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना, चुनाव लड़ना नहीं लेना एक अलग विषय है, लेकिन जो मेरा रोल जो मैं देखता हूँ अपने आप का, मैंने एक वर्ड यूज किया था, व्यवस्था परिवर्तन। तो 2011 से लगभग 13 तक मैं उस व्यवस्था परिवर्तन का पार्ट रहा। और अभी भी एक्टिवली मैंने किसी न किसी रूप में उस व्यवस्था परिवर्तन का पार्ट रहता हूँ। जैसा मैंने बताया कि जब भी मैं मोटिवेशनल एज ए स्पीकर कहीं जाता हूँ, तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें दे के जाऊँ जहाँ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, अपने बलबूते पर खड़े हो सकें, और जॉब सीकर्स की बजाय जॉब गिवर्स बन सके, और व्यक्ति निर्माण का काम हो सके। तो मैंने ये कहा था कि नेचर अबोर्स वैक्यूम। वहां पर अच्छा व्यक्ति तभी आ पाएगा जब अच्छा व्यक्ति होगा, और अच्छा व्यक्ति उतना काबिल होगा कि वहां जाके फाइट कर सके। और अगर वो खाली रखेंगे, खाली नहीं रहेगी, वो तो वहां आएगा। तो मान लेते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो उन जगहों को कर सके। और अगर आप ऐसा भी काम करते हैं, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में लगे हैं, ऐसे लोग खड़े कर पा रहे हैं आप अपने बातों से, व्यवहार से, एग्जाम्पल सेट करके, तो वो भी अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन का काम है। हो सकता है कल को वो बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करें, कल को राजनीति में जाएं, या कल कुछ और काम करें, और बाकी जीवन में क्या है वो कोई नहीं जानता। तो पॉलिटिक्स एज एन ऑप्शन को आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं समराइज कर रूल सकता आउट हूं। नहीं है, क्योंकि यू डोंट चूज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चूजेस यू। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसमें एक और एसोसिएटेड है कि जनरली क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सेंटर या सेंट्रिस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा राइट विंग हो गए, लेफ्ट विंग हो गए तो शायद बिजनेस में बहुत सारे इम्पैक्ट और इफेक्ट आ सकते हैं। बट मतलब डू बी नहीं, ऐसा कंसीडर होता होगा, क्योंकि मैं अभी अपने आप को उस लेवल पर, उस स्थिति में पहुंचा नहीं हूँ कि जहां मैं कह सकूं कि मेरे को इस वजह से कुछ दिक्कत आएगी, या समय के साथ में। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आदमी के पास होनी चाहिए। इतना भी ना हो कि वो होता है ना कि जंगल में सबसे सीधे पेड़ जो होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं। तो आपको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। और दूसरा अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा अलाइनमेंट ये है कि यार जो सच है और जो चीजों को आगे बढ़ा सकता है, जस्टिफाई कर सकता है, जो कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, उसके बजाय जो स्पष्टवादी है उसके साथ में खड़ा होना रखता है। इसलिए मैंने कहा, मैं तो स्पष्ट रूप से मोदी जी के कैंपेन में लगा था, इसलिए लगा था कि मुझे लगा कि ये व्यक्ति कर सकता है। उस समय एक ऑप्शन भी था, लेकिन जब मैंने उसको बारीकी से देखा ग्राउंड पे जाके, मुझे लगा कि वो ऑप्शन नहीं है। वेरी नाइस। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो वास्तव में अगर जैसा उन्होंने कहा वैसा करते, तो शायद मैं उसी का हिस्सा बनता है, सपोर्ट करता है, किस तरह से करता, ठीक बात, कुछ कहा नहीं जा सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्रिएटिव साइड पे है, फेवरेट पोएट कौन सा है या ऑथर? हाँ, फेवरेट पोएट की बात करूँ तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनका राष्ट्र कवि हैं, उनकी कुछ ऐसी कालजयी रचनाएं हमारे सामने हैं, तो वो हैं। उसके अलावा भी मल्टीपल पोएट्स हैं जिनको मैं सुनना या पढ़ना पसंद करता हूँ। गोपाल दास नीरज हैं, जैसे आपके रविशंकर परसाई हुआ करते थे, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो काफी सबके अपने अपने कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो अपने आप में हटके हैं, बहुत फेमस तो है। किसी एक को खाली कह पाना कि मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी जैसे काव्य है, जिसमें पूरे महाभारत को उन्होंने समराइज करके रख दिया, और जीवन के विरोधाभासों के बीच में कब क्या करना है मुझे, इस तरह का। लास्ट जो रैपिड फायर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड है
कि अगर आप अज्यूम कर लें या हम सब लोग अज्यूम कर लें कि यू बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर द अर्थ और द ग्लोब फॉर वन डे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? अगर ऐसा होता है और अगर कभी मैं ऐसी स्थिति में आया, हाइपोथेटिकल है। नहीं ऐसे रियलिटी में लेके, तो कभी ऐसी स्थिति में आए हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन के अगेंस्ट कठोर से कठोर दंड, कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था मैं करना चाहूंगा। आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है, और उसके भी अगेंस्ट अपन देखते हैं कि बहुत सारे वो चलते हैं कि नहीं, ह्यूमन है, उसका भी परिवार है, ये सब चीजें बाद में चलती है। एक वो भी चलता है थॉट प्रोसेस कि नहीं, ऐसी मोमेंट में, ऐसी परिस्थिति में और कोई भी होता तो, मतलब जस्टिफाई करने का प्रयास होता है क्राइम को। उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी माफी की गुंजाइश रहती है राष्ट्रपति पर, अपने इंडिया की बात करें और कहीं पे भी बात करें तो मुझे, लेकिन मैं करप्शन के केसेस को मानता हूं कि वो जब एक कोई मर्डर करता है किसी व्यक्ति को, तो वो एक शरीर को मार रहा है, एक परिवार को इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो हो सकता है उस बिजनेस को इम्पैक्ट कर जाए, लेकिन जब करप्शन जिस तरह से देश को, परिवार को, समाज को खाता है ना, वो एक व्यक्ति को नहीं मारता, वो कई पूरे समाज के सपनों को मार देता है, वो इस देश की गति को रोक देता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस थे रैपिड फायर के नारायण भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसे रैप अप हम बात करें, जैसे हमारे एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग जीटी अकेडमी बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी के कोर्सेज बनाते हैं और उनको चलाते हैं एलएमएस टूल्स के थ्रू। तो उस तरह के जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बताइए कि मतलब जैसे जो स्टूडेंट जो अपना करियर सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया आज के टाइम में, आप देखिए इन जनरल जो अवेयरनेस है अबाउट क्लाइमेट चेंज थोड़ी सी बढ़ रही है, उस तरह के जो डेमोग्राफी है उसके लिए आपका कुछ संदेश हो, पोगोसो की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हो, अगर कुछ समराइज करके बता सकते हो तो क्लाइमेट चेंज और हाउ कुड दे बिल्ड द करियर इन द क्लाइमेट चेंज? हाँ, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो एक रियल प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आ रही है, और हमने एसी चलाने की वगैरह की बात करी, इंक्रीजिंगली लोग यूज कर रहे हैं, और हमारे लिए क्वेश्चन मार्क तो खड़ा हो रहा है सस्टेनेबल पर। मैं अभी एक प्रोफेसर से मिला था आईआईटी बॉम्बे के, तो वो एक यात्रा पे निकले हुए हैं, डॉक्टर चेतन सोलंकी, नाम सुना हुआ, तो उदयपुर में मिला था मैं उनसे। तो उनका भी यही मिशन है कि अपना एनर्जी कंजम्पशन को कम करो जहाँ हो सकता है, और फिर उसको इफिशिएंट यूज करो, पहले चीज कम करो, दूसरा इफिशिएंट यूज करो जरूरत ही हो तो दोनों तरीके से, मतलब ए रुपी सेव्ड रुपी अर्न वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सोलर हो गया, विंड हो गया, फिर अवेयरनेस हो गया, तो एन नंबर ऑफ एन डायमेंशंस है इसकी, जहाँ सब मिला के बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं, बिजनेस ऑप्शंस भी क्रिएट होता है। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर स्टूडेंट लेवल से अर्ली स्टेज पर हमें ये आदत में आ जाए, हमारा जो स्वच्छता है ये आदत में आ जाए, तो वो आदमी हमेशा जीवन भर फिर आदत को फॉलो करेगा। करेक्ट। लेकिन उसकी आदत पड़ गई कि हर कोनों में थूकना है, ये करना है, वो करना, तो फिर वो हमेशा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता वो 5 स्टार में बैठा है कि कहाँ बैठा है। तो वो आदत बन जाए हमारी, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण, प्रकृति, हमारा देश हमेशा प्रकृति प्रेमी रहा है, लेकिन क्या वो धीरे धीरे वो शब्द में तो रह गया, लेकिन व्यवहार से गायब हो गया। मतलब धरती को माता तो हम कहते हैं, लेकिन उस माता के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, वो नहीं है, व्यवहार होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो चीज वापस आनी चाहिए। नदियों को हम माता तो कहते हैं, लेकिन उसमें गटर का पानी भी जा रहा है, तो ये गटर का पानी जिस दिन अलग होने लग जाए और अलग होने के बाद में उसकी व्यवस्था बनने लग जाए, तो नदियां स्वच्छ हो ही जाएंगी। और फिर जब हम जाते हैं घूमने फिरने और ये रैपर्स वगैरह फेंकना बंद कर देंगे, उनका डिस्पोजल सही जगह होने लगा, तो साफ सुथरे हो जाएंगे। हम मंदिरों में जाते हैं, कई ऐसे मंदिर होंगे, मंदिर के अंदर तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन आसपास देखोगे तो इतनी गंदगी पसरी रहती है, तो ना तो और कोई दूसरा श्रद्धालु दूसरी बार आने का सोचता है। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में, और सस्टेनेबिलिटी में ये सारी चीजें हैं कि मैं पॉलिथीन को कम यूज करूं, पेड़ों को मैं बचाऊं, पानी को मैं बचाऊं, उसके बाद जो भी संसाधन में यूज कर रहा हूँ, मेरे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैं यूज करूँ, उससे ज्यादा जरूरी ज्यादा नहीं यूज करूँ। एक्चुअली बेसिक तो यही है, अगर वो बेसिक हमारे यहाँ पे फॉलो कर ले जाए, शायद अपने आप में ही जो लोगों की अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ जाएगी। और ये अपने ये बहुत ही बड़ा डोमेन है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, सभी लेवल पे आगे आ रही हैं। बिल्कुल। आज जैसे आप
पहला है कम करिए, तो इसके लिए अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस करने में भी अपने आप में बहुत सारे बिजनेस क्रिएट हो सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियोस बनाइए, आप बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, एक टॉपिक लेके आप बनाइए, उसमें से क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो फैलाइए अलग अलग जगह पे, बात कीजिए जा जाके, आपको बुलाएंगे लोग पैसे देके। आप दूसरा हो गया कि इफिशिएंट रिसोर्सेज में यूज करो, सोलर है, सोलर में बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, VLDC फैंस हो गए, इफिशिएंट अप्लायंस यूज करना ही है तो इफिशिएंट यूज करो। फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल्स, उसमें से कौन सा चुनूं, स्कूटी इलेक्ट्रिक वर्सेस नॉर्मल, ये सब चीजें हैं। साइकिल यूज कर सकता हूँ क्या मैं, पैदल चल सकता हूँ क्या मैं, ये सारी चीजें, पंखा में काम चल रहा है तो AC की क्यों जरूरत है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब में करियर ऑप्शंस भी हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहार और इन सब का पार्ट अगर बन जाए तो अपने आप ही लोग उसको करियर की तरह भी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भाई आपका, और बहुत ही मुझे लगता है कि प्योर कन्वर्सेशन लगा मुझे बहुत सारे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डाउन टू अर्थ डिस्कशंस हैं, एग्जांपल्स जो आपने लिए, मतलब दे आर रियली इम्पॉर्टेंट। और हमें लगता है कि शायद ये कन्वर्सेशंस हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स होंगे, उनको बहुत ही नया और फ्रेश पर्सपेक्टिव, मे बी डाउन टू अर्थ पर्सपेक्टिव देने में कामयाब रहेगा। हम बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे पोगोसो आपकी लॉन्च होगी, सक्सेस की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेगी, उसके लिए हम आशा भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप फिर से वापस आएँ और हम उस जर्नी को फिर से हम लोग उसको सुनना चाहते हैं। बट ओवरऑल भाई, मतलब हाउ इज़ योर मे बी एक्सपीरियंस हमारे इस पॉडकास्ट का? नहीं अनुराग, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले मेरे लिए तो इस तरह के सेटअप में पहला ही है। बोला मैं बहुत हूँ स्टेज से, काफ़ी जगह मैं गया हूँ, लेकिन इस तरह के सेटअप में एक थॉरोली एक चीज़ों पे बात करना और काफ़ी अच्छा है। और दूसरा ये कि जिन चीज़ों को लेके आप भी काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के अराउंड लोगों में अवेयरनेस कराना या उसको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़े करना, तो वो भी अपने आप में एक काम ही है। मतलब देयर एन नंबर ऑफ बिजनेसेस, उसमें से आपने ये चुना, तो यानी कि नॉर्मल हो सकता है कि AC का ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना एक व्यवसाय है, उसके बाद आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो योर बिजनेस इज डिफरेंट, इम्पैक्ट बेस्ड बिजनेस है, इम्पैक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो इसमें हमें करना ही है। जैसे मैं अपना डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार प्रयास करना ये मेरा कर्तव्य है। और मैं जनरली कहता हूँ कि यार कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मुझे लगता है आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर आएंगे हम जरूर, जब बुलाएंगे तब ऑलवेज अवेलेबल फॉर। बिल्कुल। आई थिंक जो हमारा पॉडकास्ट है GT लॉग करके, उसका इंटेंशन यही है कि किस हिसाब से हम लोग पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करने में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सहयोग दें। स्टार्टअप्स जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इन जनरल क्लाइमेट चेंज या सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं ताकि कुछ स्टोरीज बिल्ड कर सकें, और जो अपने लिसनर हैं उनके लिए वो एक तरीके की एक शॉर्ट मीडियम एजुकेशन अवेलेबल है, उसको हम उन तक पहुंचा सकें।